जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लेने अमरीकी जहाज आ गया। जनरल ज़िया अल हक मरहूम और जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम हमारी तारीख के वो जनरल्स थे जिनके कारनामों पर कौम को बहुत से एतराज़ात हैं। ये एतराज़ात सही हैं या गलत इसका फैसला तो तारीख करेगी, लेकिन उनकी कुछ खूबियां मेरी नज़र में ऐसी भी हैं जिनके लिए कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। दोनों बड़े दिलेर और मजबूत आसाब के मालिक थे। जहां कौम के मफादात की बात आई दोनों डट गए। इन दोनों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की अपने बच्चों की तरह हिफाजत की। कुछ बड़ी ताकतों की तरफ से शदीद मुखालफत के बावजूद इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंचाया। सबसे बड़ा मुखालिफ अमेरिका था। वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी ताकत बने और ये मुखालफत आज तक जारी है, लेकिन ज़िया अल हक ने बहुत होशियारी से अमेरिका को अपने प्रोग्राम से दूर रखा, जबकि यहाँ काम जोर शोर से जारी रहा और बिलाखिर इस मुखालफत के बावजूद मकसद हासिल कर लिया गया और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया। अमेरिका के अलावा भारत और इसराइल भी बहुत बड़े दुश्मन थे। उन दोनों ममालिक ने कई दफा कहूटा पर इराकी और इराक की तरह बमबारी करने का प्रोग्राम बनाया। दोनों ममालिक ने रिहर्सल भी की। इसराइली F-16 और F-15 भारतीय एयर बेसिस पर आ भी गए। भारत ने अपनी तरफ से बमबारी के लिए खुसूसी टूर पर जिगोर तैयारी तैयार किए। कॉम्बैट कॉलेज में कई दिन रिहर्सल की गई, लेकिन ज़िया अल हक ने उनके वो पसीना निकलवाए कि दोनों को आखिरी लम्हे अपना प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। जब परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में आया तो भारतीय असेंबली पर दहशतगर्दी का हमला हुआ। भारत ने फौरी टूर पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। जवाब में पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया गया। ऑपरेशन पाराकराम के नाम पर भारत अपनी फौज पंजाब और आजाद कश्मीर बॉर्डर पर ले आया। जवाबान मुशर्रफ भी बेखौफ खतर अपने स्ट्राइक डिवीजन बॉर्डर पर ले गया। अपने न्यूक्लियर हथियार भी तैयार रखने का हुक्म दे दिया। न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी अमरीकी सैटेलाइट ने नोट की तो अमेरिका ने हिंदुस्तान को बड़ी तबाही की वार्निंग दी तो हिंदुस्तान की हिम्मत जवाब दे गई। वो अपनी फौज वापस ले गया। मुशर्रफ ने कारगिल ऑपरेशन इसलिए तरतीब दिया कि वो भारत की सियाचिन के साथ सप्लाई लाइन काटना चाहता था। इस दौरान एक हैरानकुन वाकया ये हवा के मुशर्रफ कई मील भारत के अंदर गया, अपने ट्रूप्स को भारत में शाबाशी दी। रात उनके साथ रहा, लेकिन भारतीयों को पता भी ना चला। वो अब पछताते हैं कि मुशर्रफ को क्यों ना पकड़ सके। कारगिल ऑपरेशन सही था या गलत इसका फैसला भी तारीख दान ही करेंगे, लेकिन था बहुत दलीराना एक्शन। हमारे 5000 मुजाहिदीन के मुकाबले में भारत अपने 30,000 सोल्जर्स लाया। 3 माह टकरी मारी। ये उनका अपना इलाका था, लेकिन फिर भी अपनी पोस्टें वापस ना ले सका। पाकिस्तान ने भारत के 3 जहाज गिराए, 300 आदमी मारे गए और तकरीबन 1500 के करीब जख्मी हुए। अगर अमेरिका प्रेशर न डालता तो शायद इस ऑपरेशन का नतीजा कुछ और होता। जनरल मुशर्रफ का सबसे बड़ा कारनामा डॉक्टर AQ खान और अपने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत थी। हुआ ये था कि ज़िया अल हक मरहूम तो अमरीकियों को मुख्तलिफ बहानों से टालता रहा और अपना प्रोग्राम मुकम्मल किया। न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़े। इस प्रोजेक्ट का पहला शिकार जनाब भुट्टो साहब हुए, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। दूसरा शिकार ज़िया अल हक बमा आधा दर्जन जनरल्स। तीसरा शिकार डॉक्टर AQ खान साहब थे, जिन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन पर टेक्नोलॉजी चोरी का इल्जाम लगाकर यूरोप में मुकदमा दायर किया गया, लेकिन अल्लाह ताला को पाकिस्तान की बेहतरी मंजूर थी, लिहाजा डॉक्टर साहब वहां से बाइज्जत बुरी हो गए और यूं इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रहा। 11 और 13 मई 1989 को भारत ने पोखरान में 5 न्यूक्लियर धमाके किए तो पाकिस्तानी कौम जोश में आ गई। हर तरफ से आवाजें आने लगी कि भारत को एटमी धमाकों के जरिए जवाब दिया जाए। जनाब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। अमेरिका ये सारे हालात मॉनिटर कर रहा था, तो अमरीकियों ने नवाज शरीफ को जवाबी धमाकों से रोकने के लिए मुख्तलिफ कस्म के लालच देने शुरू किए, लेकिन कौम इन बातों से मुतमईन न थी। फौज समेत पूरी कौम जवाबी धमाकों के लिए मुत्तहिद थी। सबसे अहम किरदार जनाब मजीद निजामी साहब मरहूम ने अदा किया। इन्होंने नवाज शरीफ को वार्निंग दी कि अगर आप धमाके नहीं करेंगे तो कौम आपका धमाका कर देगी। मजीद निजामी साहब की ये धमकी काम दिखा गई और बिलाखिर 28 मई 1998 को यौम तकबीर के नाम पर धमाके कर दिए गए। कौम की खुशी उस दिन दीदनी थी। नवाज शरीफ को अमरीकियों का हुक्म न मानने की सजा के टूर पर नाअहल करा दिया गया और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। अब अमरीकियों को पक्का यकीन था कि वो परवेज मुशर्रफ से बातें मनवा लेंगे। इन्हें इमदाद और हथियार दिए, इन्हें फ्रंट लाइन इत्तेहादी करार दिया। मजीद इन्हें अमरीकी बात न मानने पर पाकिस्तान को पत्थर के जमाने में पहुंचा देने की धमकी दी गई। जाहिरी टूर पर तो मुशर्रफ ने इस धमकी का जवाब नहीं दिया, लेकिन इन्हें अंदाजा हो गया का अमरीका को न मानने का क्या नतीजा हो सकता है। अब अमरीका ने मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इसकी टीम को अमरीका लाकर सजा दी जाए। लिहाजा इन्होंने डॉक्टर साहब पर 48 करोड़ रुपए लेकर कुछ ममालिक को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। 2001 में इन्होंने जहाज भेजा कि जैसा भी हो डॉक्टर साहब को पकड़ कर ले आएं। मुशर्रफ को कहा गया कि डॉक्टर साहब को पकड़ कर फौरी हमारे हवाले करें। इस मौका पर मुशर्रफ की दलीरी और जहानत काम आई।
मुशर्रफ डॉक्टर साहब के पास गया और उसे सारे हालात से मतला किया। डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि अगर आप पाकिस्तान के लिए थोड़ी कुर्बानी दें तो हम आपको ना तो अमेरिका के हवाले करेंगे और ना ही अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह होने देंगे। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के लिए सब कुछ मान गए, लिहाजा इन्हें टेलीविजन पर लाकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फैलाने का इल्जाम कबूल कराया और डॉक्टर साहब ने कौम से माफी भी मांगी। अब मुशर्रफ ने अपनी चाल चली और अमरीकी जहाज को ये कहकर खाली वापस भेज दिया कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान का मुजरिम है, ये हमारी सिक्योरिटी का मसला है, इसने हमारे मलिक को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा पहले हम खुद इसकी इंक्वायरी करेंगे और उसे सजा देंगे। डॉक्टर साहब को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन दूसरे दिन उनकी गलती मुआफ करके इन्हें एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। अब मुशर्रफ को पता चला कि अमेरिका डॉक्टर साहब को मरवाना चाहता है, तो मुशर्रफ ने डॉक्टर साहब को घर में नजर बंद कर दिया और इनके घर पर कमांडोज तैनात कर दिए। तो मुशर्रफ ने यूं डॉक्टर साहब और न्यूक्लियर प्रोग्राम दोनों बचा लिए। लोग अब भी समझते हैं कि मुशर्रफ ने डॉक्टर साहब के साथ ज्यादती की, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।